गुड इवनिंग सर। चलो आगे लिख लो। वेव ऑप्टिक्स के अंदर पोलराइजेशन में आप लोगों का एक चीज रह गई थी FR01 की, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पोलराइजर में आपको पता था पोलरॉइड एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, लाइट को पोलराइज कर देती है। पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में डिफरेंस क्या होता है? अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो अब किसी भी पोलरॉइड से अगर लाइट पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क आएगा, हमें ये यहाँ पे समझना है। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा, ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो कहलाता है पोलरॉइड। इस तरह से कुछ शो किया जाता है उसे। ठीक है, हर पोलरॉइड की एक एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग जो वेव के ऑसिलेशन है सिर्फ वही पोलरॉइड को पास कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑसिलेशन इस लाइन के अलोंग नहीं है तो वो पोलरॉइड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसमें मैंने ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस शो की है। तो कोई भी वेव अगर इसे क्रॉस करना चाह रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसके वाई डायरेक्शन का ऑसिलेशन सिर्फ इसे क्रॉस कर पाएगा और बाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है पूरे प्लेन में होता है। तो लिख लो यहाँ पे, ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, एक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशंस along transmission axis pass the polaroid. Whereas all others are absorbed. तो डिवाइस कैसे काम करती है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यूज करता हूं अनपोलराइज्ड लाइट और उसे एक पोलरॉइड के ऊपर गिराता हूं, ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से शो कर देते हैं हम। मतलब क्या था, ऑसिलेशन तो पूरे प्लेन के अंदर हो रहा था, लेकिन जो भी ऑसिलेशन होगा उसका कंपोनेंट या तो आप वाई एक्सिस पे ले लोगे या आप जेड एक्सिस पे ले लोगे। तो अब वो अगर हमारे पोलरॉइड को पास करती है इस तरह से और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि सिर्फ वाई डायरेक्शन वाला तो क्रॉस हो पाएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ आई? या इसे इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन को मैं कंसिडर करूं, जैसे ये कोई ऑसिलेशन हो, इस डायरेक्शन में मान लो कि ऑसिलेशन हो रहा था जो कि ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो अब ऐसा सोच के देखो कि कौन सा वाला कंपोनेंट पास कर पाएगा, कॉस या साइन। कॉस वाला कंपोनेंट क्या कर पाएगा, पास कर पाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली ऐसा हर एक डायरेक्शन के ऑसिलेशन के लिए हम करेंगे। तो अगर आई नॉट इंटेंसिटी आई थी, जो अनपोलराइज लाइट थी हमारी, वो आई नॉट इंटेंसिटी से अगर आई थी तो क्रॉस करके यहां से जो आपको मिलेगी लाइट वो पोलराइज मिलेगी। उसका ऑसिलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पोलराइज्ड है ये, पोलराइज्ड अलोंग ट्रांसमिशन एक्सिस। इसकी इंटेंसिटी अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, बोलो? I0/2। अरे जेड डायरेक्शन वाली सारी इंटेंसिटी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई।
वाई डायरेक्शन वाली सारी इंटेंसिटी क्या हो गई, पास हो गई। तो जब भी आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट को पोलराइड के ऊपर गिराया जाएगा तो दूसरी तरफ से निकलने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। समझ आए? अब अगर मैं इसी पोलराइड के ऊपर या ऐसे ही पोलराइड के ऊपर एक पोलराइज लाइट ही गिराऊं, समझ आ रहा है? जो पोलराइज लाइट हमें मिली है उसी को फिर से पोलराइड पे गिरा दिया, सोच के देखो। वो बिल्कुल सही है। पर मान लो ये पोलराइड है और हमारे पास थी प्लेन पोलराइज लाइट जो कि इस तरह से ट्रैवल करके आ रही होगी। तो मैं मान लेता हूं जो इस तरह से है, कुछ इस डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन है। तो निकलने वाली लाइट किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी ये बताओ। वाई में होगी कि नहीं होगी? उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई होगी, बदल गई होगी। इस तरह से हमारी रे जाएगी। अब हमें ये बताना है कि अगर आने वाली पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी तो क्रॉस करके इस तरफ जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस समय अगर आप देखो तो ऐसा कुछ ऑसिलेशन था और ये एंगल था थीटा। तो हम कह देते हैं इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अगर ए था तो इधर जो रे जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है। तो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड अगर मैं कहूं, एम्पलीट्यूड, तो उसे आप सिंपली क्या कह सकते हो, ए कॉस थीटा। समझ आया? यहां इंटेंसिटी जो आई नॉट है इंसिडेंट, वहां पे एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आई नॉट ये प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और यहाँ पे आई ट्रांसमिटेड ये मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, या मैं सिंपली कह सकता हूँ आई ट्रांसमिटेड जो है ये इक्वल है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर पोलराइज लाइट पोलराइड के ऊपर गिर रही है और उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का एंगल आपको पता है ट्रांसमिशन एक्सिस से, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी होगी। अनपोलराइज गिरेगी तो सीधी हाफ, पोलराइज गिरेगी तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लो, अनपोलराइज भी नहीं लिखा। वो अलग अलग पोलराइड के लिए डिफाइंड होती है। हो गया?
यहाँ से ऐसे निकलेगी ना, और ऑब्वियसली हाफ हो जाती है अनपोलराइज्ड लाइट के लिए, तो I0/2 इस पे जाके ऐसे गिरेगी, तो बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ से कैसे निकलेगी इस तरह से, और इंटेंसिटी क्या होगी I कितनी है I0/2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या आ गया। अब ये आके टकराइए, ये इस पे इस तरह से गिरेगी, तो ये एंगल क्या है, तो फाइनली ऐसे बाहर आएगी, और यहाँ आ जाएगी I0/8 cos स्क्वायर, कोई दिक्कत, बस ये रह गया था। तो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है शायद इससे हो जाएगा ना। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था हमारा, किसी को डाउट तो नहीं है रेडियस वगैरह कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, सबको एक्साइटेशन एनर्जी समझ आ गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बाकी मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे, मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कराने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन वगैरह की एनर्जी निकाल सकते हो ना। आगे लिखो एटॉमिक कोलिजन। अब ये एक पार्ट है जो शायद आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा। कैसे लिखा था मतलब, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13.6 जो आया हमारे पास, कैसे आया वो, जो बड़ा सा वैल्यू को रेडबर्ग कांस्टेंट कह दिया गया, एच और सी के अलावा, क्योंकि हमें 1/λ वेव नंबर का लेके आना था फंक्शन, तो एच सी को इधर मल्टीप्लाई किया, एच सी को इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से पहले जो सारी कांस्टेंट चीज वहां पे रह रही थी उसको आर कह दिया। ठीक है, चलो, ये है अगली हेडिंग है एटॉमिक कोलिजन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। क्या होगा, पूछा जाता है आपसे, अगर दो पार्टिकल्स का कोलिजन हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कौन कौन सी वेवलेंथ के फोटोन आपको मिल सकते हैं, ये पूछा जाता है, और टाइप ऑफ कोलिजन पूछा जाता है। कोलिजन 3 प्रकार के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, डिफरेंस है तीनों में मेजर। एनर्जी का कंजर्वेशन सब में होता है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन परफेक्टली इलास्टिक में होता है ना, टोटल एनर्जी तो सब में कंजर्व रहती है, वो डिफॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है। ये हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस जो होता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं होता परफेक्टली इलास्टिक। तो आपको दो पार्टिकल दिए जाएंगे और उनके बीच में कोलिजन कराया जाएगा, तो होता क्या है वो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, या ठीक है,
मान लेते हैं हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसका मास m है और चार्ज प्लस e है, और यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। इसका मास कितना होगा? m, तो चार्ज तो ये न्यूट्रल है, समझ आ रहा है? तो मास m हो गया इसके पास। अब यहां से मान लो आपने कोई स्पीड दे दी इसे v, अगर कोलिजन हो उसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली स्टेज तो जरूर आती है। वहां तक तो सारी चीजें कॉमन होती हैं जब सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों सेपरेट होने लग जाते हैं, पार्शियल इलास्टिक है तो सेपरेट होते हैं पर थोड़ा डिफॉर्मेशन रह जाता है, और इन इलास्टिक है तो वो चिपके ही रह जाते हैं। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, आप कंसीडर करते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, समझ आया? तो अगर हम बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन, तो हमें ये पता है कि जिस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा या एट मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम, बोथ हैव सेम स्पीड। क्या आप वो स्पीड निकाल सकते हो? कैसे? बहुत बढ़िया, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। आप सिंपली लिख सकते हो कि भाई एम यू लिख लेता हूँ, एम यू ये इक्वल हो जाना चाहिए 2m इंटू वी, दोनों जब साथ में चलेंगे इस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल गई u/2, मिल गई कि नहीं? यहाँ पे अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोली जाए तो वो आएगी आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोली जाए हाफ 2m u/2 का स्क्वायर। यानी इसे मैं क्या कह सकता हूँ, k इनिशियल बाई 2। तो अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, देख लो समझ लेना भाई, बाद में लिख लेना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोला जाए तो आप सिंपली कह सकते हो k इनिशियल माइनस k इनिशियल बाय 2, यानी कि k इनिशियल बाय 2। ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में। नॉर्मल कोलिजन की प्रॉब्लम में हम कहते थे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये डिफॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में आ गया है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं तो एटम के अंदर डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल माना जाता है। हम नहीं कहते कि एटम डिफॉर्म होने वाला है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ गई? तो बोल दिया जाता है कि ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है, वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया होगा, और वो क्या हो सकता है? एक्साइट हो सकता है। अगर वो एक्साइट होगा तो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंचेगा, फिर थोड़े समय के बाद डी एक्साइट होगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ जो फोटोन वो रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या होता है? अब हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम एनर्जी का लॉस पॉसिबल है, तो फॉर एक्साइटेशन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए? डेल्टा ई मिनिमम। हाइड्रोजन एटम को आप जानते हो, यहाँ होता है -13.6, यहाँ होता है -3.4। इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी लेके जो कहीं जा सकता है वो यहाँ जा सकता है, तो डेल्टा ई जो चाहिए होगा वो हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2, यही तो लॉस है, ये होना चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आती है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया? अब बोलो इफ द प्रोटॉन, आने वाले प्रोटॉन के पास हैज काइनेटिक एनर्जी लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आने वाले प्रोटॉन के पास अगर काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ होगा वो 10.2 से कम हुआ होगा? सुन ही नहीं रहे तो ध्यान कहीं और चला गया।
इससे कम हो नहीं सकती आने वाली। वही वही कहना चाह रहे हैं, मैं केस बता रहा हूँ, वहां तक तो हमने निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो जो आया था उसकी एनर्जी इससे कम होती, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाता, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होती, एक्साइटेशन होता। तो किस तरह का कोलिजन कहलाता है ये, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। कोई डिफॉर्मेशन एनर्जी नहीं है, तो कोलिजन कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बात समझ आई। अगर काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होती है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो कोलिजन क्या कहलाता, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नहीं, मान लो नहीं है, जैसे मैं बोलूं कि उसके पास एनर्जी है, एग्जांपल भी यही लिख देता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पर उसके पास एनर्जी है 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इनिशियल ये है। बोलो, तो अब क्या क्या संभव है। अब संभव है कि उसने बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली कहीं नहीं पहुंच पा रहा, तो कोलिजन हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। या हो सकता है कि उसने इस 20.6 में से 20.4 के करस्पॉन्डिंग 10.2 लेके n इक्वल टू 1 में पहुंच गया, तो बची हुई एनर्जी का क्या हुआ, वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, फाइनली दोनों साथ ही में चलते हैं, है ना, और जो भी लॉस हुआ है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले जाता है। लेकिन अब क्या है कि एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जितनी रिक्वायरमेंट थी उसने वो ले लिया, भाई सेकंड तक तो वो जा ही नहीं पा रहा, वो पॉसिबल ही नहीं है, पहले तक जा पाना पॉसिबल है, तो उसने थोड़ी सी एनर्जी ली और पहले तक गया। तो बची हुई जो एनर्जी थी वो कहाँ पे दिख जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में, क्योंकि सेपरेट भी तो हो सकते हैं ना। तो जो बीच वाला केस होता था इलास्टिक कोलिजन, वो पॉसिबल, समझ आ रहा है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आपको सारे केस कंसिडर करके, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट में आएगा, तब आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 केसेस आर पॉसिबल। कितनी, ऐसा कोलिजन पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि जब आप कोलिजन कराते हो ना, जैसे मैंने दे दिया 20.6 और एक ही वहां पे एटम रखा, और मैं बोलूंगी बताओ क्या होगा, तो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ी ना हम भेज पाते हैं वहां पे। तो किस तरह का कोलिजन हुआ है, परफेक्टली हेड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाएगा तो चीजें सारी बदल जाएंगी। तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज ही बता सकते हो सिर्फ आप, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता आउटकम क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्जैक्टली दी थी मान लो 20.4, तब भी नहीं हुआ इनलास्टिक, समझ लो ना, एग्जैक्ट कोलिजन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। पर हम क्या मान के चलेंगे, कभी भी कम होता है तो परफेक्टली इलास्टिक, कभी भी एग्जैक्ट तो परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा है और पॉसिबिलिटी है, तो दोनों केस पॉसिबल है, या तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन ना हो, या जितना रिक्वायरमेंट है उतना एब्जॉर्प्शन हो। तो लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उनको दोनों रिजल्ट दिखे होंगे, इसलिए कह देते हैं कि दोनों चीज पॉसिबल है। इधर नो एब्जॉर्प्शन, तो हम कह देंगे परफेक्टली इलास्टिक, और यहां हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब्स required energy for excitation and remaining is in form of kinetic energy of proton and nucleus, proton and hydrogen atom। तो ये कोलिजन क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन। इसके लिए ई 0 से लेके 1 के बीच में होगा, क्लियर हो। बस यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी
नहीं होता है, नहीं क्वेश्चन आ जाएगा उसका भी। वो ऐसे दे देंगे कि हमने तो भेजा था ऐसी एक लाइन पे, अब देखा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है, अगर आपने ऐसे भेजा तो लॉजिकली वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है कोलिजन के बाद? एक्स एक्सिस पर। वो कह देंगे कि वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है, तो दूसरे को भी कैसे जाना पड़ेगा? टेढ़ा, ताकि वाई में मोमेंटम कंजर्व हो सके। फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वो एडवांस में ही आएगा, मेंस में कम सा चांस है। मेंस में टाइप ऑफ कोलिजन का क्वेश्चन आ चुका है, कैसा कोलिजन होगा। अभी तो कई पॉसिबिलिटीज है। मान लो कि मैंने इतनी एनर्जी दे दी होती कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जा सकता था, तो फिर क्या क्या वो पूछ लेंगे कौन सी वेवलेंथ मिलेगी आपको। तो हो सकता है 3 से 1 आ जाए लौट के, 3 से 2 आ जाए, 2 से 1 आ जाए, 2 से, समझ रहे हो? सारे ट्रांजिशन की वेवलेंथ आपको फिर निकालनी पड़ जाएगी। उसके न्यूक्लियस और इसमें हुआ होगा, होता ही है। देखो बहुत डिटेल में जाओगे तो फिर काफी कुछ आ जाएगा उसमें, तो उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी आता है, वो अपन रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं, उसमें न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस चला जाता है, समझ रहे? आएगा वो देखा नहीं है तुमने? स्कूल में तो पढ़ा, अभी हुआ नहीं है क्या स्कूल में? डॉटर न्यूक्लियर जो बनता है उस पर स्टार बना देते हैं। हाँ, स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट में। जल्दी कॉपी करो भाई। यूरेनियम वाला।
12.75. हो गया? और होगा इसका मास है ना। मान लो हमने u वेलोसिटी से फेंका है, तो एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस दोनों एक साथ मूव करेंगे, स्पीड होगी कुछ v। मैं कह सकता हूँ यहाँ से mu होना चाहिए 5m इंटू वी, यानी v आ गया हमारे पास u/5। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी हाफ mu² माइनस फाइनली है हाफ 5m u/5 का होल स्क्वायर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया 4ki/5। क्लियर? एक्साइट अगर कराना है तो हीलियम के n = 1 और n = 2 के बीच का गैप कितना आता है 10.2 z²। z हीलियम का कितना हो जाता है 2, यानी 40.8। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 4 टाइम्स के इनिशियल बाय 5, ये हो जाना चाहिए 40.8। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होनी चाहिए 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई समस्या? एक और करना है या अलग टाइप का करें? थोड़ा अलग टाइप या सेम लेना तो बोलो, मैं इस बार हीलियम को गिरा देंगे लिथियम पे, कुछ भी करते जाओ, बस मोमेंटम कंजर्वेशन से ये डेल्टा के निकालना होता है। कर सकते हो ना? चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट collides with a hydrogen atom. After a while, atom
emits radiation of wavelength 1.216 into 10 raised to power minus 7 meter. Find final velocity of electron. Question clear? Yes. What? 4√2/3. प्रोटॉन के मास की जरूरत कहाँ पड़ी? Root 5 into 10⁴. 2√5 into 10 raised to power 4 meter. क्या कर दिया? मोमेंटम कंजर्वेशन किया गया। तो एनर्जी निकाली वो उसको माइनस किया उससे और फिर उसको इसकी एनर्जी आई होगी कितनी? 16.36 10 raised to power minus 19 जूल। ये आनी चाहिए था। ठीक है,
तो ये तो अब देखो एटम ने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होगी एटम के अंदर, तभी तो उसने वो फोटोन एमिट किया होगा। तो मैंने निकाल लिया कितना एटम ने एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन के पास रिमेनिंग कितनी होगी, रिमेनिंग विद इलेक्ट्रॉन, वो सिंपली हो जाएगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये एनर्जी E1। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है 32 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 16.36 इंटू 10⁻⁻19। समझ आया? इसको इक्वल क्या कर देंगे, हाफ mv²। तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v², ये इक्वल होना चाहिए ये जो डिफरेंस आ रहा है 15.64। इसमें क्यों सारी नहीं एब्जॉर्व करी ना, वो सेंटर हो गई, आगे चला गया, वो ऐसा बोला भी नहीं कि सेम लाइन पे चल रहा है जो आप मोमेंटम कंजर्व कर पाओ, है ना? समझ आ रहा है वो क्या रहा है, दिक्कत तो नहीं है? चल जाएंगे यार, ऑप्शन देख के वैसे हो जाएगा, मॉड्यूल देखोगे तो समझ आ जाएगा। बेसिक टाइप का क्वेश्चन तो समझ आएगा ना, जो मैंने ऊपर कराया है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये सब तो अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन वाले जैसे एडवांस में आते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक और करें, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स स्टेशनरी हीलियम प्लस आयन
58 नहीं, सही नहीं है कैलकुलेशन। मतलब ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फोर्टी एट के लगभग 47.7। नहीं दोस्त, तुम समझ रहे हो चैप्टर मुश्किल नहीं है, करना क्या सबको आ जाता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। पास है बहुत। नहीं आ रहा है 5 सॉल्व करके। हाँ वो तो सही है एनर्जी तो। तो ये होती है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर, समझ आया? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन का 2 होता है। किसी भी ऑर्बिट की ये एनर्जी आ गई है। अब एमिटेड फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं कि जो फोटोन एमिट हुए हैं उनकी एनर्जी कितनी है। एमिटेड फोटॉन्स में E1 पहले आप निकालोगे तो आ जाएगी आपके पास 12431 अपॉन 1085। और आपकी कैलकुलेशन अगर मेरी तरह तेज है तो वो आ जाएगा 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 आ जाएगा 12431 अपॉन 304 40.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आनी चाहिए।
तो क्योंकि ये सक्सेसिवली एमिट हुए हैं, यानी एक बार ड्रॉप हुआ फिर वहां से फाइनली ड्रॉप हो गया, तो टोटल एनर्जी है जो आप बता सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी, डेल्टा ई, ये रहा होगा 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 40.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 52.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अगर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली थी, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन गया था उसके पास रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी 100 माइनस 52.3, 47.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? अब बस डेल्टा ई के अंदर फॉर्मूला लगा दो, ये सिंपली क्या हो जाता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 और n आ जाएगा 5। कैसे? एंगस्ट्रॉम वाला जब दूसरे वन पे आ रहा है, मतलब कि ग्राउंड स्टेशन से एक्साइट में मतलब दो सीरीज में वापस आ रहा है, जो दूसरा वाला वेवलेंथ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखने के लिए इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 5 के लिए दूसरा वेवलेंथ है। हाँ, दोनों को ब्रेक करके करेंगे। सबसे पहला मैंने वही किया, पहली लाइन लाल कलर में जो एनएस ऑर्बिट की एनर्जी तो है वही तुम करने वाले हो ना, फिर जो एनर्जी ऐड करेंगे, मतलब तुम यही बता रहे हो मुझे फिर से, कुछ डिफरेंट है तो बोलो। ठीक है, क्लियर है क्या? एटॉमिक कोलिजन दो टाइप के क्वेश्चन है, एक सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन वाला सिंपल क्वेश्चन है, एक इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज और कैलकुलेशन है थोड़ी। बढ़े आगे। बाकी है क्या? ये हो गया? इसका मॉड्यूल देखा है किसी ने एक बार खोल के? देखना एक बार, कोई हेडिंग अगर बचती है तो बताना एक साथ। वैसे मेरे हिसाब से तो सब कवर हो गया। तो आखिरी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास ऑन बोर्स मॉडल। बोर के मॉडल में हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस अपने सेंटर पर फिक्स है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ऐसा होता होगा क्या असलियत में? बोलो। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज में लिख सकता हूँ प्लस ZE है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, हम मानते हैं कि ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, पर एक्चुअली ये नहीं हो रहा होता। एक्चुअली ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है। क्यों घूम रहे होते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ अगर इनका सेंटर ऑफ मास आया है, हमने अज्यूम किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पे है, और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं होता है। तो अब न्यूक्लियस घूम रहा होता है इतने रेडियस के सर्कल में, समझ पा रहे हो? और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इसके चारों तरफ खुद के रेडियस के सर्कल में। कैसे ड्रॉ करूं? बस पूरा तो बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? दोनों घूम रहे होंगे, यानी किसी एक स्टेज पे ये सिचुएशन आएगी कि न्यूक्लियस यहाँ आ गया होगा, समझ रहे हो, और इसके एकदम डायगनली ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन पहुंच गया होगा। इस तरह से ही घूम रहे होंगे। दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा, ठीक है, पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आएंगे ही।
तो जब भी दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं किसी इंटरनल फोर्स की वजह से, तो हम क्या करते हैं? ये भी ऑसिलेशन है, एक टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिड्यूस मास सिस्टम। याद है? रिड्यूस मास सिस्टम क्या होता है? जब दो ब्लॉक्स आपके पास हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो किसी एक को रोककर अगर सिर्फ एक ही ब्लॉक हम लगाना चाहते हैं सेटअप में, ताकि उसका टाइम पीरियड और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन सेम रहे, तो कितना मास लगाया जाए उसी स्प्रिंग से, उस मास को कहते हैं रिड्यूस मास। तो यहाँ भी हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। इसे मैं इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। ये न्यूक्लियर रेडियस अगर r है, अब तो सेंटर को फिक्स मानते हुए यहां हम अज्यूम कर सकते हैं कि म्यू मास मूव कर रहा होगा, ये रेडियस हो जाएगी यार। म्यू की वैल्यू को क्या कह दिया जाएगा? सिंपली म्यू जहां पे है मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है? क्या आप ये बता सकते हैं? तो ये रेडियस है अगर r1 और ये डिस्टेंस है अगर r2, और ये टोटल डिस्टेंस जो थी वो थी r स्टार्टिंग में। तो एक चीज हम जानते हैं कि r ये इक्वल होना चाहिए r1 प्लस r2। क्या बात? साथ ही साथ r1 अपॉन r2 ये इक्वल होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। इनवर्स रेशियो ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है बीच की डिस्टेंस को। याद आ रहा है? देख लो फटाफट। क्या बताऊं फिर से? क्यों किया? रेशियो वाला? अब अरे ये तो पता ही है ना, इनवर्स रेशियो ऑफ मास में डिवाइड। भारी ऑब्जेक्ट के पास होता है सेंटर ऑफ मास, हल्के ऑब्जेक्ट से दूर होता है, तो डिस्टेंस जो डिवाइड होती है वो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में होती है। क्यों किया? क्योंकि अभी तक आपने न्यूक्लियस के रोटेशन का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया था। अभी तक हम जो कहते थे कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी इलेक्ट्रॉन के ही पास है, तो न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है, लेकिन अब न्यूक्लियस के पास भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो या तो आप दोनों को इंडिविजुअली r1 r2 सर्कल में मानते हुए दोनों का ओमेगा निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r से, और फिर एक की एनर्जी और दूसरे की एनर्जी लिखो। पर अगर आप दोनों को नहीं मूव करना चाहते, आप चाहते हो कि हम एक ही पार्टिकल को सेंटर के अबाउट घूमते हुए माने, तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? रिड्यूस मास सिस्टम से। दो पार्टिकल जब भी होते हैं और इंटरनल फोर्स वहां पे स्प्रिंग रहती थी, उसको हटा के एक स्प्रिंग से एक ही पत्थर जोड़ना चाहते हो, तो जितने मास का पत्थर जोड़ते हैं उसी को रिड्यूस मास कहते हैं, ताकि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन सेम रहे। सेम चीज यहाँ पे समझ आया? अरे सिंपल हो गया ना यार, ये न्यूक्लियस ही है हमारा, ठीक है, इसको आपने रेस्ट पे मान लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जगह मूव कर रहा है। रेडियस में चेंज आएगा, वो सेम रेडियस नहीं रहेगी, रेडियस अब बदल जाएगी। चलो, अब हमें यही बताना है कि क्या चेंज आएगा रेडियस में। जो पुरानी बोर रेडियस थी और नई रेडियस है उसमें क्या डिफरेंस है nth ऑर्बिट के लिए? तो आपको क्या करना है? रिप्लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल रिजल्ट्स बाय म्यू। सिर्फ ये चेंज एक आएगा। जहां जहां आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था, वहां वहां आपको बस क्या करना है? इस चीज को कंसीडर करना है, रिड्यूस मास को कंसीडर करना है। जो भी रिजल्ट हम जैसे भी डिराइव करते थे, जो भी एक्सप्रेशन आता था, उसमें बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू लिख देना। बिल्कुल। निकालो रेडियस पहली क्या आएगी, जैसे मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो 1 -
तो बोर्स मॉडल से जो ओरिजिनल आई थी, क्या किया था वो, डेरिवेशन तो याद है ना सबको, mvr is ns upon 2 pi और kze square by r square is mv square by r। अरे समझ रहे हो भाई, बहुत शांत हो जाते हो अचानक। तो बोर्स मॉडल से जो आई थी रिजल्ट में डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आई थी h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर kze स्क्वायर बाय me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n स्क्वायर। n स्क्वायर बाय z की प्रोपोर्शनल आई थी, ये याद है आपको? तो ये थी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो अब अगर मॉडिफाइड बोली जाए, ऑफ nth ऑर्बिट, सीधे आप क्या कह सकते हो, जहां एम था वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ म्यू, है ना? तो या तो पूरा एक्सप्रेशन याद रखो, आर डैश ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू म्यू, यानी कि एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन। ठीक है ना? और ओरिजिनल के टर्म्स में अगर याद रखना चाहते हो आर डैश, तो ये हो जाएगा सिंपली आर एन इंटू एम ई बाय म्यू। थोड़ा सुंदर लगा, बेटर है। सिमिलरली सबका रिजल्ट लिख दूं क्या मैं डायरेक्टली, एनर्जी का ई डैश, बिल्कुल जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे आपको निकाल के करना होगा। क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि समझ आ जाए क्या है। किसने किया? किसी बोर से ज्यादा विद्वान आदमी ने किया होगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम लोग घर पे? क्या रिवाइज कर रहे हो? अरे नहीं भाई, कोई नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना, मैंने कहा ना नवंबर या अक्टूबर खत्म हो जाने दो। 11th का आ रहा है उसमें, 12th का ही रिवाइज कर लो, देख लो 11th का रिवाइज कर लो। ठीक है, पर ये मॉड्यूल इनका करते रहना, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, और इससे पहले वाला भी बाकी है ना। कर लिया है पूरा सॉल्व? कर लो यार। क्या मैं भी फिर असाइनमेंट बना देता हूँ और क्या, एक फोल्डर बनाना है मुझे, है ना? करोगे सबमिट? कर लो ना, ऐसे ही कर लो यार, बच्चे थोड़ी हो, तुम्हारी भले की बात है ना, कर लेना सॉल्व एक बार। रे ऑप्टिक्स कर लो, जो डिस्कशन हम लगा दें, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हुआ है हमारा। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास में। क्या हो गया? कुछ कह रहे हो क्या? अरे बोलो ना यार।
क्या हो, समझ नहीं आया एटॉमिक स्ट्रक्चर? इसलिए ये सब कर चुके हो तुम? एटॉमिक कोलिजन कर चुके हो? स्टैंडिंग वेव वाला कर चुके थे? स्टैंडिंग वेव वाला कर चुके थे बेटा, इस चैप्टर में भी पढ़ा है ना, वो भी कर चुके थे। तो वो 13.6 Z²/n² ये तुम कर चुके हो। आ सकता है एडवांस क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। चलो करो, इसे कितना बड़ा क्वेश्चन है यार। जाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये क्या है भाई? क्या श्रोडिंगर का इक्वेशन? उसी में तो जाई यूज होता है, साई यूज होता है, साई। वो सब अपने में नहीं है भाई। एचसीवी खोल के देखना, सारी एडिंग कवर हो गई होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं है एचसीवी में। हमारे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, कोलिजन होता है, और ये जाई वाई नहीं होता अपना। किसका? उसमें वो सब पढ़ते होगे ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी में पढ़ाते हैं क्या? क्या था? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों भाई? आ जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सिलेबस बढ़ जाएगा ना यार। कोलिजन नहीं पढ़ाते ना तुमको? कोलिजन पढ़ाया ना हमने यार, इतना तगड़ा। बताओ, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स भी देखा है? जहां तक अच्छा है वहीं तक है, फर्स्ट लॉ तक। जहां से कचरा शुरू होता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हटा दो। कर दो यार, टाइम हो गया है, तो अब 5 से दूसरी क्लास है। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल सिस्टम beyond the corresponding binding energy and wavelength of the first line of Lyman series. Such a system is positronium, consisting of an electron and a proton revolving around their center of. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन पता होगा सबको, कर दो फिर। सेम मास ऑपोजिट चार्ज। बस रेडियस बतानी है आपको, और एनर्जी बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। यही होता है ना बोर मॉडल में, पहले ऑर्बिट का रेडियस, पहले ऑर्बिट की एनर्जी। तो यहाँ पे रिड्यूस मास कितना आ रहा है? अरे यार m/2 आ रहा है। तो अब रेडियस सीधे सीधे क्या हो जाती है? r डैश, ये हो जाएगी r0 इंटू म्यू बाय एमी, एमी बाय म्यू। तो ये कितना हो गया सीधे? 2r0, यानी कि 0.529 इंटू 2, यानी कि 1.058 एंगस्ट्रॉम। अरे कोई दिक्कत है? बस म्यू वाला फॉर्मूला याद रख लो,
एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ई डैश, ये हो जाएगा सिंपली ई नॉट म्यू बाय एम ई, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 13.6, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है बाइंडिंग एनर्जी। समझ आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जो उस समय पे रहती है। और क्या पूछा है? वेवलेंथ निकाल सकते हो 1/λ, ये क्या हो जाएगा, में क्या आता था फॉर्मूले में? नहीं, RCH आता है ना, वो कांस्टेंट जो आते थे उनकी वैल्यू से निकालना पड़ेगा आपको। या 13.6 की जगह बस यही तो आने वाला है ना। अरे ये यही तो लिखते थे यहाँ पे, तो पहले ऑर्बिट की लिखते थे ना यहाँ पे। अरे यार क्या हालत है तुम्हारी। लिख लो चाहो तो यही लिख लो, आर जो म्यू का आ जाता है वो आ जाता है आर इंटू म्यू बाय एम ई, वही आ गया ना एनर्जी वाला। रिडबर्ग कांस्टेंट को इससे रिप्लेस कर दो इनके लिए। एनर्जी के लिए क्या आया था देखो, म्यू बाय एम ई आया था ना जो एनर्जी के लिए, तो रिडबर्ग कांस्टेंट में भी तो एनर्जी आती है बस, तो सीधे सीधे से हो जाएगा आर इंटू म्यू यानी 1/2, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। बस रेडियसली क्या चेंज होता है और एनर्जी क्या चेंज होता है ये याद रखना, रेडियस इंडिविजुअली क्या हो सकती है वो याद रखना। बाकी इस पे जो भी अब अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वो मैं कल करा दूंगा, और फिर थर्सडे को अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ड्यूअल पार्टिकल नेचर। चलो थैंक यू।